खुशामदीद कहते हैं। कोरोना की कातिल वबा फिर से जीना दोभर करने लगी है। हुकूमत सोच विचार में है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाए, स्कूल बंद करे या फिर कोई और बीच का रास्ता निकाले। बुलेटिन में आगे चलकर आपको तफसीलात बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं ऑपोजिशन की, जो हुकूमत गिराने के दर पर है, मगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अपनी मंतिक लड़ा रही हैं। और जनाब अंदाजे कहिए, उम्मीदें कहिए, मरियम नवाज की पहले बात कर लेते हैं। आज उन्होंने ये दावा कर दिया कि हुकूमत तो जाने वाली है, बस चंद दिनों की बात है। हुक्मरानों का अंजाम करीब आन पहुंचा, तरीक़ाकार क्या होगा जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन इस बार मरियम नवाज ने हुकूमत जाने की कोई तारीख नहीं बताई। मुख्तदर हलकों की तरफ इशारा करते हुए बोली, उम्मीद है माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। मैं इनके इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ, वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उससे मुझे ये साफ लगता है कोई पैनिक सिचुएशन है। इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। तरीक़ाकार भी आ जाएगा सामने। पाकिस्तान के अवाम को तारीख की बदतरीन नालायकी से जितनी जल्दी निजात दिलाई जाए उतना पाकिस्तान के हक में अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी। कोयटा में हजारा बरादरी की लाशों का मामला हो, उनको कहा गया कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, और यहाँ पर 36 घंटे लोग बर्फबारी में दबे रहे, बर्फबारी में उनकी कब्रें बन गईं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, लोग मदद के लिए पुकारते रहे मरी में। तो मुझे तो ये इंतजार था कि इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ साहब से बूट मांग के बर्फ में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं आपका खिदमत गुजार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। हीटेड कमरों में सोए रहे आप लोग, वहाँ मरते रहे, आपको मदद के लिए पुकारते रहे, आप वहां नहीं पहुंचे, और आपके पास सियासत के लिए टाइम है। बड़े अफसोस की बात है। जब से हमारी हुकूमत आई है ये तारीखें ही दे रहे हैं। मरियम नवाज की बातों पर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब, कहा ऑपोजिशन अगले 6 साल भी इसी तरह गुजारेगी। जो अंजाम है वो बहुत करीब है। मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है, उनको घर जाना पड़ेगा। 24 घंटे की मारने, 24 घंटे। हमें अपोजिशन के साथ 2-3 अमूर के ऊपर बैठना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली बुला चुके हैं, वजीर आज़म जो है वो ये बात कर चुके हैं। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन के साथ एंगेज होना चाहते हैं। हम चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के जो प्रोसेस है उसके ऊपर अपोजिशन के साथ एंगेज होना चाहते हैं। जुडिशरी की जो तरमीम है या जो उसमें इस्लाहात है उस पर हम चाहते हैं हम इकट्ठे बढ़े। लेकिन मसला यही आ रहा है कि अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। इस्लाहात से ज़्यादा उनको लगता है, मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे ही गुजारना चाहते हैं। ख्वाहिशात तो मिल रही हैं, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए जियालों और मतवालों की केमिस्ट्री नहीं मिल रही। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर पीडीएम को तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए साथ देने की पेशकश कर दी। कहा मकसद दोनों का एक ही है, हुकूमत को निकालना है, जल्द इंतखाबात का बंदोबस्त करना है। पीपी लॉन्ग मार्च इसीलिए तो है। फरार रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई हुकूमत से निजात के लिए पीपल्स पार्टी और पीडीएम की मंजिल एक, मगर रास्ता अपना अपना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन इत्तेहाद को अपनी शर्त पर साथ चलने की पेशकश कर दी। जहाँ तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे। अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में जियाले चेयरमैन ने पीपल्स पार्टी और पीडीएम के अलग अलग लॉन्ग मार्च को भी सूदमंद करार दे दिया। जो 2 लॉन्ग मार्चेस है उनसे भी हुकूमत पे बहुत ही प्रेशर आएगा। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना। बिलावल भुट्टो का कहना था लाहौर की जेल हो या सिंध की, 2 कानून लगते हैं। शाहरुख जतोई वाला वाकया नहीं होना चाहिए था। फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।
ऐवान में तहरीके अदम एतमाद आने की सूरत में हुकूमत के इत्तेहादी हमारा साथ देना चाहते हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने नदीम मलिक लाइव में बड़ा दावा कर दिया। कहा, इत्तेहादी कहते हैं कि अगर बर वक्त फैसला ना किया तो इलेक्शन में बड़ा नुकसान होगा। इत्तेहादी भी इनसे तंग आ चुके हैं, हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। सनाउल्लाह साहब, आपकी आखिरी बात काफ और एमकेएम से कब हुई जिसमें हाँ ना की गुम की कैफियत आपने देखी? तो रोज होती है ये। अब जब ये ज्वाइंट सेशन हो रहा था, क्या इत्तेहादियों से आपने नो कॉन्फिडेंस का डिस्कस किया कि नो कॉन्फिडेंस लाएं, तो उसके ऊपर उन्होंने हाँ या ना की, उसके ऊपर तजब्जुब है? बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी आप सही कह रहे हैं, अगर हमने बर वक्त फैसला ना किया तो जो जूतियाँ वहाँ में इनको पड़नी है वो हमें भी पड़ेंगी। हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्द जो है वो इनसे जो है वो करारा कर लें, तो उसी में हमारी बेहतरी है, वरना हमारी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इनके अपने मेंबर्स कहते हैं कि जी अगर आप हमें टिकट नहीं भी देंगे ना, मिसाल के तौर पे अकामोडेट नहीं करेंगे, तो फिर भी हमने इनके टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन ही लड़ना, हम फिर आज़ाद इलेक्शन जो है वो लड़ लेंगे। मुस्लिम लीग नून के 4 बड़े पार्टी पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही उनकी ऑडियो भी लीक होने वाली है। शहबाज गिल का दावा, कहा मुस्लिम लीग कॉम्बो डील मांग रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने चैलेंज दिया कि दावे ना करें, जिससे मुलाकात हुई है उसका नाम सामने लाएं। वाज़े किया कि दुआ के लिए सादिक संजरानी से मिलने गए थे। शफाफ इंतखाबात को मुल्की मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। कह रहे हैं कि शरीफा ने छड़ो, सानू एक बार ट्राई करो। कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है? मुल्की सियासत में 4 की गूंज, डील और ढील की बातें, ऑडियो की मौजूदगी के दावे। हर वक्त हर किसी से हर चीज मांगनी है, ये है शरीफ डॉक्टर आए। तो पिछले 2 महीने से इनके 4 बड़े जगादरियों ने ये काम शुरू कर लिया। इनकी भी ऑडियो आ रही, जिन पर इल्जाम लग रहा है वो सबूत मांग रहे हैं। हमारी मुलाकात सादिक संजरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा कोई अहम शख्सियत फवाद साहब को पता है, मेरा चैलेंज है उधर बताए ना आके। लेकिन हुकूमती रहनुमा डटे हुए हैं कि लीगी रहनुमा खुफिया मुलाकातों में रिलीफ मांग रहे हैं। ये 4 की कॉम्बो डील मांग, नवाज शरीफ साहब का वीजा रिजेक्ट भी हो जाए तो उन्हें पासपोर्ट देके किसी और मुल्क में जाने दिया जाए, मरियम साहबा को, हमजा को, शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए, पार्टी पीछे से दूसरे लोग जो हैं वो रन करें। उधर लीगी रहनुमाओं का इसरार है कि डील का नहीं, अब शफाफ इंतखाबात का वक्त है। मुल्क के मामलात का फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेंगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। शाहिद खाकान का ये भी दावा है कि अपोजिशन पर करप्शन के इल्जाम लगाने वाले हुक्मरानों के पास कोई सबूत नहीं। क्या कहने पीपल्स पार्टी वालों के आजकल खूब ऑफर्स दे रहे हैं। बिलावल ने पीडीएम को पेशकश की, खुर्शीद शाह हुकूमत के लिए ऑफर ले आए। कहते हैं हम नहीं चाहते कि असेंबली तहलील की जाए, अगर 2018 वाले हालात वापस मिल जाएं तो इन्हें माफ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मैशियत ने असर किया है, इस हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेट चुके हैं IMF के आगे। इन हालात में जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है वो चैलेंज हो गई है। सब समझते हैं, सारे अदारे समझते हैं। मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं रखता कि पार्लियामेंट तहलील हो जाए, कोई रास्ता निकाले, उस रास्ते से पाकिस्तान को सेफ रखना है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने जदोजहद की है, हमारे बड़ों ने जदोजहद की है, इसलिए नहीं की है कि एक आदमी की नाकामी सबको भुगतना पड़े। 23 तक लोग उनको जाने नहीं दे रहे, 6 महीने के लिए भी इनको आगे जाने के लिए तैयार नहीं। किस तरीके से लोगों को महंगाई से बचाएंगे आप? जो आने वाली हुकूमत होगी उनको भी बहुत बड़ी मुश्किलातें होंगी। आसान नहीं है ये हुकूमत लेना। अगर हमें 2018 की मैशियत वापस कर दे, हम इनको माफ कर देंगे। खबरों में आगे देखिए, एक अहलकार कई सवाल। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तो बना दिया, मगर एक भी मेडिकल रिपोर्ट फराहम नहीं की। बोर्ड ने इस मामले पर कोई भी राय देने से इनकार कर दिया। मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत को वाज़ेह कर दिया कि रिपोर्ट्स के बगैर साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के बारे में राय नहीं दे सकते। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए मेडिकल बोर्ड पर मेडिकल बोर्ड बनने लगे, मगर नतीजा सिफर। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर पंजाब हुकूमत ने एक और बोर्ड बनाने का फैसला किया, जो 12 जनवरी को बना। मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर 9 प्रोफेसर्स को शामिल किया गया। 5 दिन तक बैठक लगी, मगर नतीजा सिफर।
बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को जवाब दिया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तो भेजी ही नहीं गई, सिर्फ एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत अब कैसी है ये तो मेडिकल रिपोर्ट से ही पता लगेगा। किसी बैनुल अक़वामी इदारे की रिपोर्ट के बगैर मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की सेहत पर राय देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान में अमराज कल्ब, थ्राइम्बोसाइटोपिनिया और बोन मैरो समेत मुख्तलिफ अमराज लाहक थे जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स दरकार हैं। पंजाब हुकूमत मेडिकल बोर्ड का जवाब वफाकी हुकूमत को भेजेगी। दानियाल उमर, समा, लाहौर। नादरा में आर्म फोर्सेस के कितने रिटायर्ड मुलाजमीन को भर्ती किया गया? सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद का सवाल। अली मोहम्मद खान बोले, मुल्की सरहदों की हिफाजत करने वालों से इतनी नफरत क्यों है? रजा रब्बानी ने कहा, हम खिलाफ नहीं, सिविल इदारों की मिलिटराइजेशन कबूल नहीं। नादरा में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से बाद अज रिटायरमेंट मुलाजिमत इख्तियार करने वाले मुलाजिमीन की कुल तादाद क्या है? नीज़ ये भी बताया जाए कि मज़कूरा मुलाजिमीन के ओहदे, रैंक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद, बमा, इंडक्शन एंड डेट्स और उन्हें दी जाने वाली मराहत तनख्वाहों की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं? वो तो जवाब हम आपको दे देंगे। आर्म फोर्सेस मुल्क की हिफाजत करते हैं, सलामती के ज़िम्मेदार हैं, उनसे इतनी नफरत की वजह क्या हो सकती है? हालांकि हम तो डाटा देने के लिए तैयार हैं, हम आपको देंगे। मुश्ताक साहब का तो सवाल का जवाब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा सर। हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं, जहां तक उनका आईनी किरदार है, उनका आईनी रोल है, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो मिलिटराइजेशन ऑफ सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। आप हमें सिविल मिलिट्री बैलेंस की बातें ना सिखाएं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो पहले पाकिस्तान के सिविलियन थे जो कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो ये आई एम जस्ट सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेनेट में कायदे-ए-ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, ये क्या मिलिट्री की रट लगाई है, वो भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है। कोई कहता था हाथ उठ गया, कोई कहता है हाथ सिरक गया। ये समझते हैं हाथ की सफाई में इनका कोई सानी नहीं। इनको नहीं पता कानून के हाथ लंबे हैं। मिलिट्री 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 तो बाबा मिलिट्री भी तो पाकिस्तान की है, वो भी तो इसी मुल्क के शहरी हैं, वो कुछ बाहर से तो नहीं आए। कल जब आपकी नफरत का सीजन चल रहा था तो फिर एकदम मोहब्बत का दौर शुरू हो गया। अभी मोहब्बत का दौर शुरू ही हुआ था कि बीच में पता नहीं क्या हुआ कि फिर दोबारा कंफ्यूजन होगी। इसके साथ बैकग्राउंड है ये जो यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर किसी ने कहा कि हाथ उठ गया है। अब अगर हाथ की बात की है ना तो मैं हाथ की बात कर लूं। सुने सुने सुने, हाथ उठ गया है। कोई कहता था हाथ उठ गया, सुने, कोई दूसरा बोला हाथ सिरक गया। सर बात क्या हुई है? जो ये कह रहे थे कि हम हाथ करने जा रहे हैं, असल में उनके साथ हाथ हो गया। ये मिलते भी सिर्फ एक ही वजह से हैं, हाथ की वजह से। सुने सर, किसी ने कहा था माया को माया मिले करके लंबे हाथ। ठीक है ना सर, तो ये मिलते भी सिर्फ इसी चक्कर में है। इनका फखर भी हाथ ही है, और वो क्या है? हाथ की सफाई। ओह माय गॉड। हाथ सुने, हाथ सर, हाथ हैं हाथ, मगर इनको नहीं पता कानून के भी लंबे हाथ हैं। तो सर हाथ की बात ना करें, तो ये छोड़े बातें। ये जनाब वो वर्दी वाला है, वो बगैर वर्दी वाला है, ये WORTHY वाली वर्दी की फिक्र करें। डकैती और कत्ल में मुलव्वस पुलिस एहलकार फरजंद को 12 साल की मुख्तसर मुलाजमत के दौरान 3 बार मुअत्तल किया गया, लेकिन तीनों बार बहाल भी हुआ। 10 बार शोकॉज नोटिस भी जारी हुआ। शाहरुख को कत्ल करने वाला डकैत फरजंद पुलिस का हाजिर सर्विस सिपाही था। वो सिपाही जिसका रिकॉर्ड बहादुरी के किस्सों से नहीं बल्कि जराइम के कारनामों से भरा पड़ा था। 12 साल मुलाजमत के दौरान एहलकार फरजंद 3 बार मुअत्तल हुआ। मुजरमाना सरगर्मियों के बावजूद हर बार नौकरी पर कैसे बहाल हो गया? सवालात उठ गए। 50 से 60 हजार रुपए माहाना कमाने वाले सिपाही की गुलशन मेमार के पॉश इलाके में 240 गज के मकान में रिहाइश थी, जिसकी मालियत तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए बनती है। सिंध पुलिस के मामूली सिपाही के इस तर्ज रिहाइश पर महकमा पुलिस ने कोई सवाल उठाया, ना इसकी जराए आमदन से मुतालिक तहकीकात हुई। जराइम में मुलव्वस एक एहलकार कैसे पुलिस का हिस्सा बना रहा? वजीर इत्तलात सिंध से सवाल हुआ तो रवायती जवाब दोहरा दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में कुछ इजाफा इस साल हुआ है। हमने पुलिस पे इस पे जवाब तलबी भी की है और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम।
वज़ीर इत्तलात ने तो लगा बंदा जवाब देकर जान छुड़ा ली, लेकिन पुलिस में मौजूद जराइम पेशा एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई ना होने का आखिर किसी को तो जवाब देना होगा। सिंध पुलिस के एहलकार जराइम में मुलव्वस, रिपोर्ट्स के बावजूद स्क्रूटनी शुरू ना हो सकी। फरजंद पहला एहलकार नहीं जो जराइम में मुलव्वस पाया गया। एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान ने जराइम में मुलव्वस एहलकारों की फहरिस्त भी बनाई थी। मजीद बात होगी समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद रहमान खान, क्यों ये मामला इतना ज्यादा एक ही जगह पर अटका हुआ है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक फहरिस्त नहीं है, जबकि एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान की जानिब से एक अलग फहरिस्त बनाई गई थी जो कि 190 सफ़ात से पर मुश्तमिल थी, जिसमें अफसरान और एहलकारों के नाम थे। इसी तरह एक और फहरिस्त स्पेशल ब्रांच की तरफ से बनाई गई थी जिसमें मंशियात फरोशी में मुलव्वस एहलकारों के नाम उन्होंने मुरतब किए थे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई ऐसा स्क्रूटनी का अमल शुरू नहीं किया गया। सिंध पुलिस में उन एहलकारों से रिवायती सी तहकीकात की गई, पूछगछ की गई और उसके बाद मुख्तलिफ इंक्वायरीज के बाद उन पेटी बंद भाइयों को बहाल कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में नहीं आई, उनको नौकरियों से बर्खास्त नहीं किया गया, सिर्फ मुअत्तल करके तहकीकात की गई और उस तहकीकात में उनको बेशतर को जो है वो बहाल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने अपडेट किया। बेटे के कातिल की मौत भी शाहरुख की गमज़दा माँ का दुख कम ना कर सकी। कहती हैं कि मेरा बेटा तो चला गया, अब वापस नहीं आएगा। एक पुलिस वाला मर गया, हजारों दरिंदे तो घूम रहे हैं। मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा ना, मेरे लगते जिगर तो मेरे से जुदा हो चुका। यही डर खौफ है मेरे दिल में कि अल्लाह मेरे और बच्चों को बचा के रखे, क्योंकि ये दरिंदे तो सरेआम घूम रहे। एक अगर पुलिस वाला मर गया तो हजार और हैं, उनके दिल में जरा भी खौफ नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। पुलिस वाले ये तो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं बंदों का, तो ये खुद ही अगर ये दरिंदे बन जाए तो फिर कैसे गुजारा होगा, ये पाकिस्तान कैसे चलेगा? सूबों को अमीर किया लेकिन खुद को कुछ न मिला। तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया, इसी पर बात होगी समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, ISPR की जानिब से क्या बताया गया इस बारे में? जी बिल्कुल, ये थल शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है जहाँ पर शिदत पसंदों की मौजूदगी के खिलाफ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है और फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द गयूर और बहाउद्दीन जो है वो मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और एमुनेशन जो है वो बरामद कर लिया गया और ये हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे और इन शिदत पसंदों को टारगेट किलिंग और करवा बराए तामान के जराइम में भी मुलविस होने की बिना पर इनकी पीछा किया जा रहा था और ये आज शदीद फायरिंग के तबादले में जहाँ बात हो गए। बहुत शुक्रिया उस्मान। E11 लड़का लड़की तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तलबी के बावजूद पेश ना होने पर मुतासरा जोड़े के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने कहा है कि तवक्को थी कि लड़का और लड़की अदालत में हाजिर होंगे, जिस पर उनके वकील ने जवाब दिया कि दोनों शहर से बाहर हैं, अदालत तारीख दे दे तो आइंदा समाअत पर पेश हो जाएंगे। जज अता रब्बानी ने कहा कि लड़का लड़की को पेश करने के लिए SSP को लिख देता हूं, जिस पर वकील अरबाब आलम अब्बासी के तेवर ही बदल गए। कराची को उसके हक का 85% हिस्सा नहीं मिला। साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा का आर्टिकल में दावा लिखा, 2021 में कराची को सिर्फ 38 अरब मिले। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने यूनुस ढागा का दावा गलत करार दे दिया। 2009 के कौमी मालियाती अवार्ड ने सूबों को अमीर किया, लेकिन कराची की किस्मत ना बदली। कराची को उसके हक के 85% हिस्से से महरूम रखा गया। साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा का आर्टिकल में दावा लिखा, सिंध का बजट 2008 के 178 अरब रुपए के मुकाबले में रवा साल 1452 अरब रुपए हो चुका। 2008 के सूबाई बजट का 20% यानी 37 अरब रुपए कराची के लिए रखे गए। 2021 में भी 20% 244 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन कराची को सिर्फ 38 अरब रुपए मिले। यूनुस ढागा के दावे को सईद गनी ने गलत करार दिया। पिछले साल का भी जो कमिटमेंट्स थी वो 835 अरब थी, 835 अरब कमिटमेंट थी जो नहीं मिली है, कम मिले हैं पैसे। ठीक। MQM रहनुमा ख्वाजा इज़ारुल हसन कहते हैं, यूनुस ढागा ने जो एदाद शुमार बताए ना सिर्फ दुरुस्त बताए बल्कि कुछ कम ही बताए।
सईद गनी साहब ने असल में गलती से भी मईशत का कोई एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा। 2008 में जो सूबाई हुकूमत का बजट था वो 260 अरब रुपए था और आज सूबाई हुकूमत का जो बजट है वो 1500 अरब रुपए सालाना है। जब तो मैं खुद असेंबली में हूँ तो मुझे एग्जैक्ट फिगर मौजूद है। कराची से इन्हें माल खपे, कराची से जमीनें खपे, कराची का रेवेन्यू खपे, कराची वालों से टैक्स खपे, लेकिन कराची को देना कुछ नहीं है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का कहना था सिंध हुकूमत ने कराची से दुश्मनी की है। पाकिस्तान के मामले पर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया गया है, जिसमें छठे मुआशी जायजे की मंजूरी का इम्कान है। 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम बहाल होने पर पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की पेशगी शराइत तकरीबन पूरी कर चुका है, जिसमें मिनी बजट के जरिए 343 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस लेना सर फहरिस्त है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल भी सेनेट में मंजूरी के अमल में है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं लोगों को नुकसान से बचाने के लिए हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करना चाहती है। मुतालिका इदारे इस बारे में काम भी शुरू कर चुके। नासमझी में या बगैर इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझे हुए जो कि क्रिप्टो करेंसी में वो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे उनको नुकसान से बचाने के लिए कि जो भी चीज़ हो वो ट्रांसपेरेंट भी हो और हुकूमत की भी उस पर एक नज़र हो। स्टेट बैंक चेंज कमीशन भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हम इस पर काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकते हैं। जिस तरह के हम अपनी जो EVM है, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है। सरकारी इदारों की जानिब से हाउसिंग सोसाइटीज़ चलाने के खिलाफ केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने ऐसे इदारों की नुमाइंदगी से माजरत कर ली है जिनमें मफादात का टकराव है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी मुलाजमीन की जानिब से कारोबार चलाना मिसकंडक्ट है। खान हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं मजीद भी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों पर कोरोना के वार जारी हैं और हम बताइए कितने तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनको सील किया गया? किरण, 9 तालीमी इदारे ऐसे हैं जिन्हें सील करने के लिए DC इस्लामाबाद को मरासला जारी कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भी 8 तालीमी इदारों को बंद करने के लिए DC इस्लामाबाद को मरासला भेजा गया था और इन तालीमी इदारों से 21 कोरोना केसेस सामने आए हैं, ऐसा बताना है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद का। और सील होने वाले इदारों में IMSG मॉडल टाउन हुमक, IMSG G62, IMCG I-10-4, इसके अलावा IMSG F61, IMCG रावलटाउन, IMCG F72 और ICG F62, IMCG F74 ये इदारे शामिल हैं जिनको बंद कर दिया गया है क्योंकि इधर से कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरहम। लाहौर की बात होगी जहां नामालूम खातून ने दाता दरबार से 3 माह की बच्ची को अगवा किया। इसकी वारदात सामने आई। फुटेज आए तो वजीर आला ने भी इसका नोटिस ले लिया। दाता दरबार से 3 माह की बच्ची को लेकर जाने वाली खातून कौन है? क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से तलाश शुरू कर दी गई। वाकया 17 जनवरी की सपहर दाता दरबार के अहाते में पेश आया। बंद रोड की रिहायशी फैमिली बच्ची को लेकर हाजिरी देने आई। वालदा ने बेटी को 10 साला कजन के हवाले किया और सलाम करने चली गई। पहले से रैकी करती मुलजिमा ने मौका पाया और बच्ची छीन कर चलती बनी। लेडीज कहती आप बेटा मुझे पकड़ाओ और तुम वॉशरूम कर रहा हो। मतलब कि उसे उसने कहा नहीं तो मुझसे छीन लिया कि आप जाओ, मैं वो आपकी मामा को पकड़ा देती हूँ, मैं आपकी आंटी हूँ या जो भी उसे वर्गलाया बातों को। ठीक है, उस बच्चे ने बच्ची पकड़ा दी है। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के बयानात और फुटेजेस की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी है। हमने एक सस्पेक्टेड लेडी को अरेस्ट किया है, उसकी हमने इंटरोगेशन की है और मजीद उन लीड्स को हम आगे लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जल्द मुलजिमा की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए हैं। पुलिस का शुबा है कि दाता दरबार से बच्ची के अगवा में मुलव्विस खातून ऐसी कई वारदातों में मुलव्विस है। क्रिमिनल रिकॉर्ड मुलजिमा की गिरफ्तारी के बाद सामने लाया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।